अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपरटेंशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसे ब्लड प्रेशर का इससे क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इसकी हम लोग एटियोलॉजी पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, इसके अलावा इसका मैकेनिज़्म, पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म पढ़ेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन इज़ डिफाइंड एज परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है। परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर का जो है परसिस्टेंटली इंक्रीज़ होते रहना, इसे हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग अदर वर्ड्स में देखें, दिस इज़ अ परसिस्टेंट एलिवेटेड प्रेशर दैट इज़ एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय द ब्लड, ठीक है। ब्लड का इतना ज़्यादा प्रेशर होना कि वो आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर जाके जो है लगे और आपका ब्लड इंक्रीज़ हो जाए, ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाए। दिस इज़ नोन एज हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन जो है वो किस वजह से होती है। हाइपरटेंशन के होने के काफ़ी ज़्यादा जो है फैक्टर्स हैं, जिनमें जो है आप अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है। सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होना, एक्सरसाइज ना करना, ठीक है, फैटी बॉडी होना, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि हाइपरटेंशन कोज करते हैं, ठीक है। तो हाइपरटेंशन में मेजर जो है ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज़ इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मतलब अगर आपकी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है तो आपका बीपी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है कलेक्टिवली जो है बीपी को इंक्रीज़ करते हैं। अगेन इसकी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स में जो है इसमें प्री हाइपरटेंशन आ जाती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन स्टेज 1 होती है, हाइपरटेंशन स्टेज 2 होती है एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होती है। तो आप लोगों को पता है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो लेस दैन 120 होता है और लेस दैन 80 होता है, ठीक है। तो प्री हाइपरटेंशन में क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा जाए तो 120 टू 139 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। इसी तरह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा जाए तो वो 80 टू 89 mm ऑफ Hg होता है। नेक्स्ट हाइपरटेंशन स्टेज 1 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 टू 159 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 टू 99 mm ऑफ Hg होता है। नेक्स्ट हाइपरटेंशन स्टेज 2, इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर जो है वो 160 हो या 160 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन होती है। नेक्स्ट और साथ जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मोर और इक्वल टू 100 mm ऑफ Hg हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ये जो है हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से या इंजाइम्स की प्रोडक्शन इंजाइम का ज़्यादा जो है ना आपकी बॉडी के अंदर एक्ट करना, ठीक है, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी का ज़्यादा हो जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एटियोलॉजी, इसकी वजह क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली दो आती हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है। एसेंशियल हाइपरटेंशन का अदर नेम है प्राइमरी हाइपरटेंशन या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो है वो नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, उसका अदर नेम सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। अब एसेंशियल हाइपरटेंशन ऐसी हाइपरटेंशन है, ठीक है, जिसका कोज जो है वो अननोन होता है, हमें नहीं पता होता कि वो किस वजह से हो रही है, ठीक है। उसके बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई एक रीज़न नहीं हो सकती। तो इसको हम लोग सिंपैथेटिक रिलीफ जो है इसे ले सकते हैं, लेकिन ये हम लोग इसे कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेनली जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस आ जाती है अगर आपकी डाइट में सोडियम का इंटेक ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकती है। इसके अलावा हीमोरल मैकेनिज़्म की वजह से होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है और इंक्रीज़ SNS मीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, ठीक है, इनके इंक्रीज़ होने की वजह से जो है एसेंशियल हाइपरटेंशन और प्राइमरी इडियोपैथिक हाइपरटेंशन हो सकती है। नेक्स्ट नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन देखा जाए तो वो इससे अपोजिट है, ठीक है। इसकी जो है हमें कॉज पता होती है। इसके अलावा हम लोग इसको कम्प्लीटली क्योर भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी अपनी डाइट के अंदर, अपनी एक्सरसाइज के अंदर जो है रेगुलर रूटीन के अंदर मॉडिफिकेशन करके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेनली होती है रीनल डिसऑर्डर की वजह से, थायराइड फैक्टर्स की वजह से होता है। इसके अलावा एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आ जाएँ जिनमें कुशिंग सिंड्रोम होती है, जिसमें आपके ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन को कोज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मैकेनिज़्म आते हैं हाइपरटेंशन के अंदर, पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म कौन कौन से हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज़्म आते हैं, वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज़्म, ठीक है, इसमें क्या होता है? बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टरी, ठीक है। ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टरी के अंदर जो है पॉलकाइसन सेल्स होते हैं जिसके अंदर बैरोरिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है।
फिर इन जो है ना, जब ये बैरो रिसेप्टर जो एक्टिवेट होते हैं तो पोलकाइसन सेल्स जो है इन्हें सेंस करते हैं, ठीक है। जब इन्हें सेंस करते हैं तो आपकी जो है किडनी से, आपकी जुक्सटाग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से जो है रेनिन रिलीज़ होता है, और ये जो है ब्लड एंटर इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और वहाँ पे जो सोडियम का लेवल इंक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है, ये जो पोलकाइसन सेल्स हैं उनको सेंस करेंगे और वहाँ पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा देंगे, ठीक है। अब जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन साथ साथ होगी, तो इस तरह आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ये नीचे सारा का सारा मैकेनिज़्म मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। किडनी है, किडनी से रेनिन रिलीज़ होगा, रेनिन जो है आगे लीवर से एंजियोटेंसिन जो है एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजिन से आगे जो है एंजियोटेंसिन 1 बनता है। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो लंग्स के ऊपर एक्ट करेगा। लंग्स के अंदर जो है ना एस होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, ठीक है, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन 2 जो है एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा और एड्रीनल ग्लैंड जो है एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करेगा। जब एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करेगा तो ये किडनी के ऊपर एक्ट करेगा, वहाँ पे जाके सोडियम और वाटर की रिटेंशन को इंक्रीज़ करवा देगा, मतलब इनकी रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवा देगा। आपकी बॉडी के अंदर इन दोनों की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, ये आपकी आर्टरीज़ के ऊपर एक्ट करेगा। आर्टरीज़ के ऊपर जब ये एक्ट करता है तो वहाँ पे उसकी कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। जब वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो इससे भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट मैकेनिज़्म जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। अगर आपका बीपी लो हो, ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर आपका कम हो तो आपका जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये मतलब इसकी एक्टिवेशन इंक्रीज़ हो जाती है। वहाँ पे जब इसकी एक्टिवेशन इंक्रीज़ होगी तो हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा और साथ ही साथ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जब कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी तो आपकी जो पेरिफ्री के ऊपर आर्ट्रियोल्स होंगी, छोटी छोटी आर्टरीज़ होंगी, वो कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। उनकी कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो है किडनी से रिलीज़ होगा रेनिन, ठीक है। रेनिन जब रिलीज़ होगा और साथ साथ कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये बीपी के इंक्रीज़ होने का कोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैकेनिज़्म वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस मैकेनिज़्म आ जाता है। इंसुलिन लेवल अगर आपकी बॉडी के अंदर कम होता है तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होगा तो ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है, लिपिड लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फैट डिपॉजिट होने लग जाएंगे ब्लड वेसल्स के अंदर और ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपका बीपी जो है वो शूट कर जाएगा, बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट मैकेनिज़्म जो डिस्कस करेंगे वो है एंडोथीलियल सेल मैकेनिज़्म है। एंडोथीलियल सेल मैकेनिज़्म में अगर नॉर्मल एंडोथीलियल जो है आपकी लेयर हो वेसल के अंदर तो वो जो है वो कोई इफेक्ट नहीं मतलब उसका होगा, लेकिन अगर वो डैमेज हो जाए, उनके अंदर फैटी जो है वो डिपॉजिट हो जाए, फैटी एसिड डिपॉजिट हो जाए, फैट्स आ जाएँ, तो वहाँ पे जो है एंडोथीलियल जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। और एंडोथीलियल के डैमेज होने से जो है एंडोथेलिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंडोथेलिन इज़ एन हार्मोन दैट कॉजेज अ वैजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो इससे वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है। वैजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो है प्रोड्यूस विलिब्रेंट फैक्टर्स दैन क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बैरोरिसेप्टर मैकेनिज़्म। बैरोरिसेप्टर मैकेनिज़्म में हम लोग देखते हैं कि 2 नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि बैरोरिसेप्टर एक्ट करती हैं, ठीक है, जिनमें कैरोटिड आर्टरी आ जाती है और कैरोटिड आर्क होती है, ठीक है। दोनों के अंदर जो है सोडियम चैनल्स होते हैं। नर्व एंडिंग जब स्ट्रेच होती है तो सोडियम चैनल ओपन होते हैं। सोडियम चैनल ओपन होंगे तो इससे मतलब है कि डीपोलराइजिंग जो करंट है, एक्टिविटी है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सोडियम इनफ्लक्स पास करेगा टू 9th and 10th क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, जिसकी वजह से फिर ये पास करेगा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर्स ऑफ सॉलिटेरियस, ठीक है। एंड मोर इम्पल्स जनरेटेड, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पल्स जनरेट होंगी और सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा और ब्लड प्रेशर इससे इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे मैकेनिज़्म थे जो कि ब्लड प्रेशर के इंक्रीज़ होने का जो है वजह बनती है, जिसे हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। और ये जो है पेपर में बहुत ज़्यादा इसके मैकेनिज़्म पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है। और अब हाइपरटेंशन हुई है तो उसको ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी जो है मेडिकेशन है उनको हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारी जो है हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा। हम लोग इसमें देखते हैं मेनली हमारे पास डायूरेटिक की क्लास आ जाती है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, एस इनहिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर इंटेगोनिस्ट आते हैं और रेनिन इनहिबिटर्स आते हैं, ठीक है। डायूरेटिक्स के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें फर्दर इसकी जो है क्लासिफिकेशन दी हुई है, जिनमें ब्यूमेटानॉइड आ जाते हैं, प्लीरिनॉन, फिरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड,
स्पाइरोनोलैक्टोन है एंड ट्राइमट्रीन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इन मेडिकेशन को यूज़ करने से हम लोग ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स के अंदर जो है इसमें अगर आप देखा जाए याद करना चाहिए निमोनिक्स के तौर पे, तो इसमें एंड पे लॉल लॉल ऑल कर लें या लॉल कर लें, ठीक है। इस जो है ना इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट एस इनिबिटर्स में जो है बेनाजिप्रिल, कैप्टोप्रिल, फोसिनोप्रिल, प्रिल इसके भी एंड पे जो है आप लोग प्रिल के नाम से जो है इसे याद कर सकते हैं कि एस इनिबिटर्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। बेनाजिप्रिल आ जाता है, कैप्टोप्रिल, फोसिनोप्रिल, लाइसिनोप्रिल, मोएक्सीप्रिल एंड रेमिप्रिल है, ठीक है। नेक्स्ट एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर इंटेगनिस्ट के अंदर इसको अगर आपने याद करना है तो इसमें एंड पे आएगा सार्टन, कैंडीसार्टन, एप्रोसार्टन, ओल्मीसार्टन, टेल्मीसार्टन एंड वेलसार्टन, ठीक है। इसके याद करने के लिए इसके जो निमोनिक्स हैं वो सार्टन के तौर पे आप इसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट रेनिन इनहिबिटर्स के अंदर एलिस्काइरिन आ जाता है, इसमें ये मेजर यही ड्रग होती है जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन थी, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। तो इसका याद करना भी ज़रूरी है, ठीक है। आप पेपर में जो है इसको मेनली पूछा जाता है, पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म पूछे जाते हैं, इसकी मेडिकेशन पूछी जाती है। तो अगर आप इस फॉर्म में भी लिख देंगे और थोड़ा बहुत इनको डिस्कस कर देंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसे जो है पेपर से पहले जो है 1 घंटा भी इसको अच्छा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं तो आपके जो है जहन में ये बैठ जाएगा और आप इसको बहुत अच्छे से जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसके अलावा लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।